हेलो 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 जी। हेलो जी। चलिए, जय श्री कृष्णा। क्या बात है, आज मैं समय पे क्या आया कि बच्चे लोग अभी नहीं आए ना? आ गए ये हीरो। चलो। हाँ। ये चलो। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे रिया जी, आदर्श भाई, पीपी, प्रशांत पुरी। जय श्री राम। ओके। आओ आओ। आओ ठाकुर। अरे तुम्हारा तो टेस्ट था, तुम लोग घूम का रहे हो। दिया टेस्ट। आज ये भी आ गई टेस्ट देने, सुबह सुबह आ गई। वैसे झूठ बोलते हैं ना। हाँ। मतलब इसने आज ये प्रूव कर दिया कि ये आ सकती है ना? नहीं आई थी, आज सुबह आ गई थी। तुम लोग आए थे क्या? तुम थोड़ी टेस्ट दे रहे हो। तुम तो वीआईपी लोग हो। तुम तो डायरेक्ट पास हो जाओगे। 2 किलो 3 किलो, अच्छा। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। चलिए। ये दो छोटे छोटे से पोर्शन बचे हैं आपके। एक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बचा है, एक वेजरिंग एंड कंटिजेंट, किसी ने कल बोला था। तो ये कंप्लीट कर देंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। और जो रेगुलर वाले बच्चे हैं वो तो आ ही नहीं रहे हैं बहुत सारे। किधर है ये सब दुनिया? रेगुलर वाले एक तो 4 लोग आप हो। लड़कियां 4 ही हो। और तुम लड़के लोग कितने हो? रेगुलर 1 2 3 4। 8 लोग हो। और बाकी किधर है? कुल टोटल कितने, 15 16 बच्चे हैं ना? तो ये सब। ओ, क्या नाम है इसका? संस्कृति। संस्कृति। संस्कृति कहाँ थी 2 दिन से? बीमार थी क्या? अभी ठीक हो गई? अभी भी बीमार है? क्या हो रहा है तुझे? वायरल इन्फेक्शन हो रहा है? तो इनको क्यों साथ ले? आराम करती घर पे। बीमार है, लिपस्टिक लगाना जरूरी है पर। शान शू पूरा मारना है, बीमारी उसमें क्या, जिंदगी जीनी है अपने को। पर मुझे एक बात बता, बीमार थी तो घर पे रहती पगली, ऐसे देख लेती, टीवी में भी दिखता है। ओके। क्या बोल रही? बुखार बहुत था। अभी बुखार कम है। तो बहन, मैं वही तो कह रहा हूँ, आराम से घर पे देखती। इनके चक्कर में मत आ। ये तो इनको कोई चाहिए। जैसे आज वो नहीं आई ना, इनकी तीसरी वाली, वो मृणालिनी। वो आएगी क्या आज? अच्छा। फिर भी तुम्हें बुला लिया इन्होंने। चलो। अब ये लोग लेट आते हैं, इनके चक्कर में हमें रुकना पड़ता है। इंतजार कर रहा था, मुझे पता था आज वो बेचारी बीमार है, क्या पता आ जाए और तुम आई। चलो। अब स्टार्ट करें क्या? अरे हाँ। चलो, जय श्री कृष्ण वंस अगेन। एक एक टॉपिक रह गया था हमारा, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
एक टॉपिक हमारा रह गया था परफॉर्मेंस ऑफ, तुम एक दिन मास्क एक दिन नहीं फिर एक दिन मास्क, मजा आता है। कुछ लगा के तो नहीं लाती उसमें, नशा आ रहा है, सूंघ रही है, पता भी नहीं चल रहा। कुछ लगाती तो नहीं है उसपे, चेक करना है इसका मास्क, है ना, दूर से करना, क्या पता तुम सो ही जाओ सूंघते। ठीक है। चलो, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इतनी सी बात है, छोटी सी बात है, एग्जीक्यूशन को लेकर बात है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन करेगा। यार जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया वही करेगा। क्या जिसने कॉन्ट्रैक्ट किया वही कर सकता है, कोई और भी कर सकता है? तो जवाब है कोई और भी कर सकता है। तो एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कौन कौन कर सकता है? अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया, जो कि नहीं आएगा, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई बताओ बच्चों बताओ, एक कॉन्ट्रैक्ट को कौन कौन परफॉर्म कर सकता है, तो आपने को 4 से 5 पॉइंट्स लिखने हैं उसमें। 4 नंबर का तो क्वेश्चन आएगा, या फिर केस स्टडी आएगी। केस स्टडी आती है तो चलो किसी और तरीके से बात करेंगे, लेकिन अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो दो दो लाइनें हमें हर पॉइंट में अपने को पता होना चाहिए। ठीक, तो कौन कौन है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है, तो 5 पॉइंट्स लिख लीजिए कौन कौन कर सकता है। नंबर 1, प्रोमिसर हिमसेल्फ, मैं बैठ जाता हूं, प्रोमिसर हिमसेल्फ। नंबर 2, उसका कोई एजेंट कर सकता है। नंबर 3, उसका एलआर करेगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। नंबर 4, टाइम पे आया करो भाई, तुम तीनों रेगुलर वाले हो, और ये तीसरा वाला रेगुलर है। अच्छा, अरे वो क्या हुआ पीछे? हेलो, वो कहाँ गया? यूट्यूब कहाँ गया भाई? ये क्या हुआ? अरे चल रहा है। अच्छा, तो इसने विज्ञापन दिया हमको कि तुम चाहो तो ये भी कर सकते हो। सौरभ, मचल्ला, मचला, माशाल्लाह। बाय थर्ड पर्सन क्यों डिलीट कर रहे हो भाई मैसेजेस? ऐसा कुछ डाला ही मत करो ना कि डिलीट करना पड़े। थर्ड पर्सन। नंबर 5, जॉइंट प्रोमिसर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री राम। अमन जी, अमन कुमार जी। चलिए, तो ये आपका होता है खत्म। ये टॉपिक क्या था आपका? परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है खत्म। कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकता है? प्रोमिसर हिमसेल्फ खुद कर सकता है, या उसका एजेंट कर सकता है, या उसका बच्चा, वो मर गया तो उसका बच्चा कर सकता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी कर सकती है, या फिर जॉइंट, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर अगर कोई प्रॉमिस को परफॉर्म करे तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। चैप्टर खत्म। बस इतना सा है। तो इसके अंदर दो दो लाइन भी तो लिखनी है, वो भी तो बताना पड़ेगा। अरे हाँ या हाँ? ओके। प्रोमिसर हिमसेल्फ, ध्यान से सुनना। एक कॉन्ट्रैक्ट को कौन परफॉर्म करेगा? प्रोमिसर खुद परफॉर्म करेगा। क्या कोई और कर सकता है? नहीं, कोई और नहीं कर सकता। जहां पर प्रोमिसर हिमसेल्फ लिखा है वहां पे वो खुद ही करेगा। जैसे प्रैक्टिकली सोचो कि अगर मान लो कि मेरा आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई मैंने आपको लॉ पढ़ाना है या इको पढ़ाना है, और अगर मान लो कि, हालांकि ये मैंने उदाहरण गलत ले लिया, सॉरी। मान लो मैं एक सिंगर हूं, मैं एक सिंगर हूं और आपका मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जैसे अपना सोनू निगम के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। तो अपना कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप आपके शादी के अंदर मैंने, और मैं फेमस हूँ, भयानक फेमस हूँ, एकदम फेम, सारे भोजपुरी गाने आते हैं मुझे। कौन सा? वो जो कल अपन ने याद किया था, हाँ, एक बाप का होगी। ठीक है। तो तो अब शादी थी इनकी, अर्पिता की शादी है। अर्पिता ने बोला कि साहब आपको आना है और गाना गाना है। तो मैंने बोला मैं ऐसे फ्री वाला नहीं हूँ, मेरे को पैसे लगता है। तो ऐसे बोला हाँ पैसे बोलो तो सही। तो फिर इन्होंने मैंने इनको बताया, मैंने कहा 60 रुपए मेरा रेट है। मेरा रेट कितना? गाना गाने का रेट है? अरे पहले भी 60 रुपए था।
पहले अपन ने कुछ एग्जाम्पल लिया था, तब भी 60 रुपए ही था, डांस वाला था, तब मैं नाचता था और आप कितने पैसे देते थे मुझे? 60 रुपए। और अब मैं क्या करता हूँ? गाता हूँ। अब मैं गाऊंगा भी, अगर ये बोलती गाने का भी है और परफॉर्मेंस नाचने का भी है, तो फिर 120 रुपए लूंगा, 120 रुपए मेरा रेट हो जाएगा। तो इन्होंने बोला ठीक है, आपको 5 गाने गाने हैं, 6,000 रुपए, 6,000 रुपए में डील हो गई। अब ये अच्छा सोचो, अगर मैं बीमार हो जाता हूं या मैं परफॉर्म नहीं करना चाहता हूं और मैं मान लो मेरे भाई को बोलता हूं, अपने बच्चे को बोलता हूं, अपने दोस्त को बोलता हूं कि तुम परफॉर्म कर दो, तो क्या ये तुम परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं। जहां पे कॉन्ट्रैक्ट पर्सनल स्किल्स या पर्सनल क्वालिटी से संबंधित हो, वहां पे प्रोमिसर को स्वयं आकर इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना होगा, निष्पादित करना होगा। तो इसे क्या कहेंगे? यहां क्या कहेंगे? प्रोमिसर हिमसेल्फ ही इसको कॉन्ट्रैक्ट, प्रोमिसर स्वयं खुद ही इस कॉन्ट्रैक्ट को करेगा। तो यहां पर हम कहीं ब्रैकेट में पर्सनल स्किल कॉन्ट्रैक्ट लिख दें तो इसे याद रहेगा, पर्सनल स्किल कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे पर्सनल स्किल वो नहीं होता, जहां पे पर्सनल स्किल का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, तो फिर अपन किसी और से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवा सकते हैं। जब पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं होगा, वहां पर कॉन्ट्रैक्ट किसी और से परफॉर्म कराया जा सकता है। लेकिन अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है, मुझे भी देखना है, अगर परफॉर्म स्किल इन्वॉल्व है, तो उस सूरत में क्या करेंगे अपन? वो खुद ही कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा, तो ही परफॉर्मेंस वैध माना जाएगा। क्लियर है? अरे हाँ, रेगुलर जनता है ना, फास्टैग वालों को तो पता है सब। एजेंट, एजेंट एक बात बताओ, जैसे एजेंट, ये कोई कहने वाली बात है? एजेंट से भी करवा सकते हैं अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है। जैसे प्रैक्टिकली सोचो ना, अपन ने बात किया था शायद कि जितने भी मॉल होते हैं, मॉल के अंदर क्या मालिक स्वयं बैठता है या कोई भी बैठता है? कोई भी एम्प्लॉय बैठता है, उसका एजेंट बैठता है और वो माल बेचता है। तो माल का मालिक वो नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस कौन कर रहा है उधर बैठ के? उसका एजेंट कर रहा है। अपन ने लड़का रखा हुआ है, वो सारे काम कर रहा है हमारे बिहाफ पे, हमारे बिहाफ पे सारे कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर रहा है वो। जैसे मान लो हमने फोन पे माल मंगाया और माल डिलीवर, सामने वाली पार्टी ने माल डिलीवर कर दिया, पैसे देने की बारी आई, यानी कि हमारा परफॉर्मेंस करने की बारी आई। हमारे लड़के ने पे कर दिया, हमने पे कर दिया, बात बराबर है? अरे हाँ या हाँ? ठीक है। तो अदर देन पर्सनल स्किल कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इसके आगे सेल्स लिख लो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट ब्रैकेट्स में, स्किल नॉट इन्वॉल्व। बस बस बस। सेल ऑफ गुड्स, जहां पे स्किल इन्वॉल्व नहीं है, जहां स्किल इन्वॉल्व नहीं है तो अपने पट्टे से काम करा सकते हैं। तो जो अपना पट्टा, जो अपना एजेंट है, वो एजेंट काम कर देगा। ठीक है। जैसे कि माल को बेचने की बात होती है तो माल बेचा जा सकता है, भुगतान पेमेंट करने की बात होती है तो हम अपने एजेंट को बोलते हैं कि अपना गले से पैसे निकाल के उसको दे दो, तो वो दे देगा। तो अगर उसने परफॉर्म किया तो हमने परफॉर्म किया, ऐसा मान लिया जाएगा। तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? परफॉर्मेंस स्वयं करेगा, अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है। अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है तो फिर कोई भी कर सकता है। अब वो कोई भी कौन? एजेंट हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। भाई इन केस ऑफ डेथ, बंदा मर गया, जाते जाते दो ही शब्द बोला, हे राम, और उसकी डेथ हो गई। अब उसका कोई आगे पीछे है, तो जो उसका आगे या पीछे है वही उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। कौन सी गर्ल? लीगल। कौन सी गर्ल? लीगल। तो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव जो होगा, उसका बच्चा होगा, उसकी बीवी होगी, उसका जो भी होगा, तो यहां पर वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेगा। जैसे मान लो कि एक पिता ने 5 करोड़ का कर्जा लिया, उसके पास कितने रुपए आ गए? 5 करोड़ रुपए आ गए। कर्जा लेकर अब उसने कोई काम चालू करा, उस काम के अंदर उसको नुकसान हो गया। नुकसान हो गया तो हार्ट अटैक आया उसको, लगा रे झटका जोर से, और वो मर गया। उससे बोला ओ माय गॉड, मैं तो मर ही जाऊंगा। तो उसके बेटे ने बोला पापा अब ज्यादा तकलीफ है, इससे अच्छा मर जाओ। तो उससे बोला हाँ मैं मर जाता हूं। तो वो मर चुका।
वो मर चुका। अब मान लो वो 50 लाख चुका था, 4 करोड़ 50 लाख देना अभी बाकी, 4.5 करोड़। तो क्या ये 4.5 करोड़ उसका बच्चा चुकाएगा, हाँ ना, या इट डिपेंड्स? इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? प्रॉपर्टी। मान लो बच्चे के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, बच्चे ने बना रखी है, पिता से कितना आया? ध्यान से समझना। हाँ, दिस इज सिंपलर देन लिट्टी चोखा खाएंगे झारखंड में बस जाएंगे, ठीक है। चल, एक ये भी गाना है, ठीक है, सुने हो? नहीं सुना? अरे नहीं। अ, अपन हाँ, लीगल 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 कौन से गर्ल? लीगल। तो ये जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है ना, लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में क्या होगा, जैसे मान लो कि पिता ने 2 करोड़ का कर्जा लिया और पिता मर गया। अब पिता मर गया और छोड़कर गया क्या, कद्दू। तो 1 रुपया भी चुकाएगा क्या बच्चा? नहीं। बच्चे के पास 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, फिर भी 1 रुपया भी नहीं चुकाएगा वो। 100 करोड़ की प्रॉपर्टी है, वो बोलेंगे तुम्हारे पास इतना पैसा है, नहीं मेरे पास इतना पैसा है तो मेरा कमाया हुआ है, पिताजी का दिया हुआ थोड़ी है। पिताजी मर गए तो तुमसे कर्ज किसने लिया? बापू ने लिया, चलो बापू से ले लो। यस। अब मान लो अगर उसके पिता उसके लिए 10 करोड़ की प्रॉपर्टी छोड़कर गए, तो अब पूरे 2 करोड़ रुपए चुकाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर पिता जिंदा होते और पिता नहीं चुका पाते तो वही प्रॉपर्टी हमारे लिए होती वसूल करने के लिए। तो लॉ क्या कहता है कि अगर आप पिता की प्रॉपर्टीज को एंजॉय कर रहे हो तो आपको उसकी लाइबिलिटीज को भी चुकाना होगा। लेकिन अगर पिता की प्रॉपर्टी इंजॉय कर रहे हो लेकिन वो पर्याप्त नहीं है, एडिक्वेट नहीं है, मान लो पिता मरा और 50 लाख रुपए की आपको संपत्ति देके गया लेकिन कर्जा था 2 करोड़ रुपए का, तो आपको मैक्सिमम कितना चुकाना होगा? 50 लाख रुपए। बात समझ में आ रही है? लॉ ये प्रोविजन क्यों बना होगा? पहले बंधुआ मजदूरी होती थी। पुरानी पिक्चर देखे हो कभी? पुरानी नहीं देखे? अच्छा। अरे यार, कैसे बताऊं, कुछ नया सोचा करो। नया नया सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा। नया सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा? बाहर जाना पड़ेगा। तो अब बाहर जाओ और नया सोचो। चलो रुको, बैठ जाओ, आराम करो। क्योंकि मोदी जी बोलते हैं आप खुले में सोच नहीं, तो नया सोचना है तो कहां जाना पड़ेगा? खुले में जाना पड़ेगा। अब खुले में सोच नहीं, नया सोचना है, खुले में जाना पड़ेगा। तो जाओ, क्लास के बाद ब्रेक दूंगा तब सोच के आना। देखो, पुरानी फिल्मों में क्या होता था कि जैसे अमरीश पुरी होता था, और अमरीश पुरी जो होता था वो किसी एक बुजुर्ग को कर्ज देता था 10,000 रुपए का, और उसकी जमीन अपने नाम करता था, या फिर उसके बच्चे को उसको नौकरी पे रखता था, तो उसकी ब्याज से ही उसकी सैलरी होती थी। 10,000 मतलब उस समय 10,000 बहुत रकम होती थी। मान लो 10 लाख 5 लाख रुपए दे दिए, तो 5 लाख का मान लो 2% जो है, 1% जो है 5,000, 5,000 रुपए उसकी तनख्वाह होती थी, और वो ब्याज ब्याज में काम करता था। बूढ़ा मर गया तो उसका बच्चा, अब बूढ़े के पास घर में कुछ है ही नहीं, लेकिन वो जमींदार प्रथा बोलते हैं इसको, तो फिर उसका बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ तो सेठ जी ने उसको नौकरी पे रख लिया। क्यों? कि तेरे बाप ने 5 लाख रुपए का कर्ज लिया था, तो अब तुझे चुकाना है। तो ऐसे पुश्ते नौकरियां करती थी लेकिन कर्ज नहीं चुक पाता था। तो लॉ ने इस प्रथा को खत्म करने के लिए बोला कि अगर पिता लेकर मर गया है और पिता के पास कुछ नहीं है तो बच्चे का नया जीवन आप बर्बाद नहीं कर सकते। उसका नया जीवन है, उसने अगर अपने हाथ से कुछ बनाया करा है तो उसमें आपका कोई लेना देना नहीं माना जाएगा। बात क्लियर है? तो अगर बच्चे को प्रॉपर्टी भी मिल रही है तो वो कर्ज चुकाएगा, जिस हद तक प्रॉपर्टी मिल रही है उस हद तक कर्ज चुकाएगा। अगर पूरी प्रॉपर्टी मिल गई है जिसमें कर्ज की रकम कम है तो जाहिर सी बात है फिर पूरा कर्ज चुकाएगा, अदरवाइज नहीं चुकाएगा। तो लेकिन हाँ, जब अगर बात करेंगे अगर चुकाएगा तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन करेगा? लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो कौन कौन परफॉर्म कर सकता है? प्रोमिसर हिमसेल्फ, अगर पर्सनल स्किल इन्वॉल्व है। पर्सनल स्किल इन्वॉल्व नहीं है तो उसका एजेंट कर सकता है, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का एग्जांपल।
तीसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव। लीगल रिप्रेजेंटेटिव के केस में आपको डेथ, मरेगा तभी लीगल की बात आएगी, और जब डेथ हो जाती है तो फिर आपको ये दोनों आयाम समझाने होंगे कि साहब डेथ होने के बाद अगर उसके पिता ने उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी छोड़ी है तो उस प्रॉपर्टी में से वो उसका पेमेंट करने के लिए बिल्कुल लायबल होगा, फुल स्टॉप। नहीं छोड़ी है तो जिम्मेदार नहीं होगा। ये बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर हम परफॉर्मेंस बता रहे हैं। यस, क्योंकि आपने लिख दिया ना, अगर if he left some property then you have to pay this, full stop। तो आपने जो if लगाया उसका if हटते ही सेकंड बात अपने आप लाइट में आती है। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि चलोगे, तो इसमें नहीं चलोगे भी अपने आप कवर होता है। अरे हाँ या हाँ, आपको सब पता है। थर्ड पर्सन, तृतीय पक्ष का तीसरा बंदा। तीसरा बंदा कौन होता है? जैसे मान लो मैंने अर्पिता से कर्ज लिया, कितना? मैंने अर्पिता से कर्ज लिया कितना? 7 करोड़। मैंने अर्पिता से 7 करोड़ रुपए कर्ज लिया। हाउ मच कर्ज आई टुक फ्रॉम अर्पिता जी? 7 करोड़। क्योंकि अभी अर्पिता नहीं है जो 7 करोड़ कर्ज दे सकती है, अर्पिता जी हैं। यस, अर्पिता जी द भोजपुरी क्वीन। तो मैंने इनसे क्या किया, 7 करोड़ का कर्ज लिया है। कितने करोड़? 7 करोड़। 7 करोड़ का कर्ज ले लिया। अब पैसे चुकाने की बारी आई तो फिर मैंने, आपका नाम क्या? पूजा। पूजा ने कहा कि इनके पैसे मैं चुका दूंगी। यानी कि एक तरह से गारंटी नहीं होती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। हालांकि इस टॉपिक को पूरा हम अलग से पढ़ेंगे, लेकिन गारंटी में क्या होता है, अगर मैंने पैसे नहीं चुकाए तो थर्ड पार्टी चुकाएगी। अरे अपन चक्की में हाथ देते ना बिना बात, ये चिंता मत करो भाई साहब इसके पैसे आ जाएंगे, और इसके पैसे आते हैं क्या? नहीं आते। अगर इसके पैसे नहीं आए तो कौन देगा? वो जो गारंटी दे रहा है चिंता मत करो भाई साहब वाला। यस, तो यहां पे वो थर्ड पर्सन है। मैंने इनसे कर्ज लिया लेकिन गारंटी इन्होंने दे दी, कल को मैंने नहीं चुकाया तो शी हैव टू परफॉर्म द प्रॉमिस। अरे हाँ या हाँ? तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में थर्ड पार्टी भी हो सकती है। इसके आगे ब्रैकेट्स में लिख लो, समझ में आ गया हो तो भी लिख लो, गारंटी गिवन बाय थर्ड पार्टी। वो बात और है कि जैसे मान लो कि पूजा ने मेरे लिए चुका दिया पैसा, मैं फ्री हो गया क्या? अरे मैं फ्री हो गया? नहीं, मैं तो अभी भी कर्जदार हूं। अब मैं किसका कर्जदार हो गया? पूजा का। पूजा ने अब इसकी चप्पल पहन ली। अब पूजा खड़ी होकर बोली, पैसा किधर है? मैंने बोला तेरे से थोड़ी, तेरे लिए पैसा चुकाई, पैसा दे। तो गुंडे भेजेगी 4, इसने भेजा कुणाल के तारीख को। कुणाल आके बोलता है मैडम का पैसा दे रहे। मैंने कहा कुणाल भाई अपन कौन? अमन के। मैंने कहा अच्छा। तो क्लियर है परफॉर्मेंस ऑफ, टुच्ची सी बात है। अच्छा, आज जो अपन बात कर रहे हैं ना, ये बात हम कर चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह तो, बट ऐसा होता है ना कि यार नाम के परफॉर्मेंस तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो सब चीजें पढ़ी हुई हैं। हमने मृत्यु वाला केस भी पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो, डेथ वाला केस हमने थर्ड पार्टी के ऊपर बात कर रखी है। हमने स्किल को लेकर, ये कॉन्ट्रैक्ट के डिस्चार्ज में जब हमने बात किया था ना, तब हमने शायद कुछ चर्चाएं की थी। एंड नंबर 5 इज जॉइंट प्रोमिसर। जॉइंट प्रोमिसर मतलब क्या होता है? 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मान लो हम 4 लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैं, आदित्य, 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 हम 4 लोग हैं। कितने लोग हैं हम? 4। आदित्य कितने प्रकार के होते हैं क्लास में? 3। कितने हैं? एक तो ये वाले आदित्य हैं, एक ये वाले आदित्य हैं, और एक वो छोटा छोटा चिकना, वो भी आदित्य है, और भी एक आदित्य। आदित्य 3 है। ऑनलाइन कितने आदित्य बैठे हो भाई? ओके, तो ये जो आदित्य हैं, आदित्य कितने प्रकार के हैं? 3। तो 3 प्रकार के आदित्य, और एक में 4। हम चारों ने मिलकर मान लो किसी पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट लिया, लोन लिया। लोन किससे? एक ही सेठानी जी है, तो हमने इनसे कर्ज लिया। कितना कर्ज लिया? 7 करोड़ का। खुश हो गई लड़की, देखो 14 करोड़ की मालकिन हो गई बैठे बैठे। चलो, तो हमने इनसे 7 करोड़ का कर्ज ले लिया, 7 करोड़ का कर्ज हम चारों ने लिया। अगर कुछ तय नहीं हुआ है तो चारों हम बराबर 1 करोड़ 75 लाख, 1 करोड़ 75 लाख, 1 करोड़ 75 लाख और 1 करोड़ 75 लाख हम चारों चुकाएंगे।
मैं, आदित्य प्रथम, आदित्य द्वितीय और आदित्य तृतीय, हम तीनों मिलके कितना पैसा चुकाएंगे? 7 करोड़। अगर हमारे बीच में तय कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अगर हमारे बीच में तय हो गया है कि यार 2 करोड़ तो मैं यूज करूंगा, तो फिर 2 करोड़ मैं चुकाऊंगा। अगर इन द एब्सेंस ऑफ एनी इंफॉर्मेशन, तो फिर इक्वली डिवाइड होगा। बट इफ द इंफॉर्मेशन इज गिवन, तो गिवन इंफॉर्मेशन के आधार पर, तो ऑन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन यू हैव टू डिसाइड कि किसका कितना हिस्सा होगा। यस yes? अब अच्छा, जब पैसे चुकाने की बारी आएगी तो क्या हम पैसे चुकाएंगे क्या? नहीं। तो सबसे पहले आदित्य 1 भागा, आदित्य 1 के पीछे 2 भागा, अरे पैसे देने पैसे देने। इसके पीछे 3 भागा, अरे पैसे देने। कहाँ भाग रहे हो तुम दोनों? और इन तीनों के पीछे मैं भाग रहा हूँ कि साला तुम तीनों भाग रहे हो तो मैं कहां से दूंगा। और हमारे पीछे कौन? गुंडे बड़े हैं। और गुंडे कौन है? के भाई, के भाई की चप्पल टूट गई थी तो ऐसे चला करते थे, तेरी झलक शर्फी। तो हाँ श्रीवल्ली, तो के भाई ने बोला, ए पैसा। अब के भाई भी मेरे पीछे भाग रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। एकदम से इसके हाथ में शर्ट आई, शर्ट फट गई। मैं उधर ही बैठ गया, मैंने कहा यार इज्जत के साथ नहीं। तो अब सवाल है कि ये मुझसे मांग रहे हैं 7 करोड़, और जबकि हमारे बीच में कुछ तय नहीं था, तो 1 करोड़ 75 लाख मेरा बनता था। अरे हाँ यहाँ, तो क्या मुझे 7 करोड़ चुकाने होंगे या 1 करोड़ 75 लाख? 7 करोड़ या 1 करोड़ 75 लाख? हम 4 लोग ने मिलकर प्रॉमिस किया था, तो मुझे कितना चुकाना पड़ेगा? 7 करोड़। कितना चुकाना पड़ेगा? 7 करोड़। कितने लोग का जवाब है 7 करोड़? कितने लोग का जवाब है 1.75 करोड़? कितने लोग का जवाब कुछ नहीं है? 7 करोड़ या 1.75? 7 करोड़ पूरा पैसा चुकाना पड़ेगा। अब अगर मैंने पूरा पैसा चुका दिया है, तो अब मुझे राइट है कि मैं बाकी के जॉइंट प्रोमिसर्स, यानी कि को प्रोमिसर्स ये थे मेरे, आदित्य प्रथम, आदित्य द्वितीय और आदित्य तृतीय, ये तीनों मेरे क्या हैं? को प्रोमिसर्स हैं। सह प्रोमिसर को क्या बोलते हैं? सह प्रस्तावक है ये। प्रॉमिस करना, प्रस्ताव करना, वचन देना। तो ये सह प्रस्तावक थे मेरे, आदित्य प्रथम, आदित्य द्वितीय और आदित्य तृतीय। तो मैं इन तीनों से इनका इनका हिस्सा 1.75 करोड़ वसूल कर सकता हूं। यस। और अगर इनमें से कोई एक दिवालिया हो गया तो नुकसान को बराबर बांटेंगे? अरे हाँ, ओके। तो जॉइंट प्रोमिसर में 2-3 बातें हो गई। जॉइंट प्रोमिसर में क्या है कि ऑल द प्रोमिसर्स, all the JP are liable to perform as per term agreed between themselves। उनके बीच में जो भी शर्तें तय हुई हैं, उस आधार पर सभी जॉइंट प्रोमिसर जो होंगे लायबल होंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए। यस। लिखो रे, लिखा? चलो अच्छा, अगर मान लो कोई जॉइंट प्रोमिसर मर जाता है तो क्या होगा? अगर जॉइंट प्रोमिसर मर जाएगा तो क्या होगा? तो उसका बच्चा पैसे देगा, सीधी सी बात है। उसका हिस्सा उसका बच्चा चुकाएगा, इतनी सी तो बात है। तो अगर आपको 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो क्या बड़े आराम से नहीं लिखा जा सकता इस पे? अरे हाँ यहाँ, अगर जॉइंट प्रोमिसर पे क्वेश्चन आएगा आपको, तो जॉइंट प्रोमिसर पे क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर जॉइंट प्रोमिसर पे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछना चाहेगी तो आपसे इंस्टीट्यूट जॉइंट प्रोमिसर पे क्वेश्चन नहीं पूछेगी। अगर जॉइंट प्रोमिसर पे क्वेश्चन आएगा आपको,
तो क्वेश्चन जॉइंट प्रोमिसर पे नहीं आएगा, क्योंकि इससे इस पॉइंट के ऊपर ना एक अच्छा खासा डिस्कशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में देके रखा है, को श्योरिटीज करके। तो फिर इंस्टीट्यूट अगर पूछेगी तो नया वाला पोर्शन पूछेगी, तो उससे क्या है, जॉइंट प्रोमिसर भी कवर हो जाएगा और वो टॉपिक भी कवर हो जाएगा, और उनको अलग से एक ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन पूछने को। बात समझ में आ रही है? यस। लेकिन अगर यहां से क्वेश्चन पूछे, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, तो आई गेस आप चिपका सकते हो जवाब, अरे हाँ यहां। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं हम, एक क्या और बाकी था, वेजरिंग एंड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। वेजर, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, पहले कॉन्टिजेंट देख लो या क्या देखना है, वेजरिंग देखना है? कॉन्टिजेंट देख लो। कॉन्टिजेंट आता है, किसको नहीं है? अच्छा, तुमको तो पता ही नहीं कुछ, तुझे तो पता होगा, तू तो ज्ञानी आदमी है यार। तू इतने दिन से गायब कहाँ है? कल तो आया था ये बस, उसके पहले परसों भी आए थे तुम? अच्छा, चलो। नेक्स्ट इज आपका वो कॉन्टिजेंट एंड वेजरिंग। देखो ध्यान से सुनना, स्लाइड सा डिफरेंस है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका डेफिनेशन चाहो तो लिख लो, लिखा है क्या? कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड्स, साथ साथ लिख लो, कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड्स on happening or non-happening, happening or non-happening, happening or non-happening of collateral। collateral का मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? collateral हाथ खड़ा करके बताओ यार, मैं नहीं पूछने वाला सबसे, कौन बताने वाला है? हाँ हर्षदा, collateral क्या होता है? फ्यूचर इवेंट, वेरी गुड, उसके साथ जुड़ा हुआ, उसका सहायक, जुड़ा हुआ, अटैच्ड इवेंट is called an contingent contract। सेक्शन 31 है शायद ये, इसमें सेक्शन नहीं कोट है ना, लिख दो तुम तो यार 31। सेक्शन 30 होता है, वेजरिंग तो 31 यही होगा, 30-31 ऊपर नीचे में चेक कर लूँ एक बार। कौन? सेक्शन 31, चल बात, सेक्शन 31, इसका सेक्शन में इसलिए लिख रहा हूँ कि वेजरिंग का होता है 30, और कई बार वेजरिंग और इसके बीच में डिफरेंस पूछता है, तो एक डिफरेंस का पॉइंट ये भी होता है कि ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 30 के अंदर इसके प्रोविजंस कवर्ड है, 31 के अंदर कवर्ड है। क्लियर है? और ये मैंने कहीं देख, 9:30 बज गया है, 9:35 हो गए। लिखो दीज, अच्छा, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस फॉर एग्जांपल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, contingent contracts are always valid, contingent contracts are always valid। कोलेटरल इवेंट मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरी शर्त है, सहायक है, कॉन्ट्रैक्ट के साथ में अटैच्ड है, जैसा कि हर्षदा जी ने कहा। सर प्लीज बता दीजिए कि इको कैसे पढ़ें?
बेटा सबसे पहले पुस्तक खोलना। हाँ, अनीता केवट जी है। अनीता सर प्लीज बता दीजिए इको कैसे पढ़ें जैसे एग्जाम टाइम में फास्ट रिवाइज हो जाए। तो बहुत आराम से पढ़ो, बहुत ज़्यादा आराम से पढ़ो, बहुत ज़्यादा तसल्ली से पढ़ो, क्योंकि फास्ट रिवीजन करना है तो अब आपको समय बहुत देना पड़ेगा पहली बार में जब अच्छे से कर रहे हो। अभी प्रैक्टिकली सोचो ना, अभी परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में हमने आधा घंटा लगाया, अगर कल हम इसके बारे में बात करेंगे मुश्किल से 1 मिनट में खत्म होगा, क्योंकि अभी अपन ने दिल से उसको खत्म किया है। तो ऐसे बहुत ज्यादा समय दो, इतना समय दो, इतना समय दो कि अटेम्प्ट ही निकल जाए। इतना भी मत देना ना, पता चले समय दे रही है कि अच्छे से रिवाइज करूंगी, रिवाइज करने बैठी तो अभी सुबह पेपर है, तो ऐसे भी नहीं करना। अमन कुमार जी, सर फिर तो ये एक कंडीशनल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है ना? कंडीशनल ही होता है मेरी जान। तो अमन ही है, हाँ चलो। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करता है हैपनिंग और नॉन हैपनिंग। आपको समझ आ रही है स्पेलिंग? हाँ, वैसे स्पेलिंग पे जाना मत, बट मैंने सही लिखी है। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ कोलेटरल फ्यूचर इवेंट, कोलेटरल फ्यूचर इवेंट जो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। जैसे मान लो कि मैंने आपको प्रीमियम दिया, आप क्या है, इंश्योरेंस कंपनी है, मैंने आपको प्रीमियम दिया 10,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये साल का, ठीक है। आपको मैं 50,000 रुपये साल का प्रीमियम दे रहा हूँ, उसके बदले आप इंश्योरेंस की मुझे क्या गारंटी दे रहे हो, 1 करोड़ रुपए का, लेकिन मेरी मृत्यु पर, ठीक है। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट के साथ में जुड़ी हुई चीज क्या है, मेरी मौत। मतलब मैं कामना करूं कि मैं मर जाऊं, क्या करूं, मैं मर जाऊं, इंश्योरेंस कंपनी मेरी लंबी उम्र की दुआ करेगी कि प्रीमियम आती रहे, ये मरे ना। लेकिन मैं, अच्छा लंबी उम्र की दुआ तो मैंने भी करनी है। तो ये जो फ्यूचर इवेंट है, ये फ्यूचर इवेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यस, उसके पीछे क्या दे के रखी है, कोई प्रीमियम दे के रखी है। तो हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट दूसरा हुआ है, लेकिन कोलेटरल इवेंट को लेकर हुआ है। कोलेटरल इवेंट का मतलब क्या है, ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। अच्छा, इसे कॉन्टिजेंट, कॉन्टिजेंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? कॉन्टिजेंट को क्या बोलते हैं, संदिग्ध। संदिग्ध मतलब इट कैन और इट कांट बी, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब आप श्योर नहीं होते हैं। जैसे इंडेमनिटी एंड गारंटी, गारंटी की बात करें, जैसे मान लो कि मैंने इनसे, चिन्मयानंद से, मैंने चिन्मय जी से कितना पैसा लिया, 50,000 रुपए उधार लिया। कितना लिया? 50,000 उधार, ठीक है। क्योंकि चिन्मय के पास कितने थे, 50,000 थे। मैंने बोला 50,000 दे दे। 50,000 रुपये मैंने इनसे उधार लिया और पैसे चुकाने, ये मुझे जानते नहीं है, तो मैं किसके साथ गया, के भाई के साथ। मैंने कहा भाई इनको बोलो ना यार, मैं आप बीच का आदमी हूँ। तो इससे बोला ये अपना बंदा है, इसको आपको चाहिए कि नहीं? के भाई मैं इसको जानता नहीं हूँ, अगर कल को इसने नहीं चुकाया तो के भाई ने बोला मैं खड़ा हूँ ना, ठीक है। हमारे बीच में बेसिक कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ, कर्ज का कॉन्ट्रैक्ट हुआ हम दोनों के बीच में, लेकिन कंटिजेंसी क्या फंस गई, अगर मैंने नहीं चुकाया तो के और उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट पैदा हो जाएगा और के को पैसे चुकाना पड़ेंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये कोलेटरल इवेंट हो गया, अगर नहीं चुकाया, अदरवाइज मैंने ही चुकाना है। सीन समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल अबाउट ऑफ व्हाट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट खत्म। कॉन्टिजेंट यही होता है, और क्या होता है कॉन्टिजेंट? क्या होता है, अगर आप जितने लोग पहले पढ़े हैं आपको समझ में आ रहा है, जो पहले पढ़े हैं और जो भी पढ़ रहे हैं उनको तो समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो अब इसके अंदर जितनी भी कहानियां लिखी हुई है ना, जो हम डिस्कस कर लिए हैं, उसके बाहर कुछ नहीं लिखा। जैसे अब इसमें ना समझाई हुई हैं बातें, ऐसी बातें जो आपको लगेगा कि यार ये कोई बात करने वाली है, बट चलो कर देते हैं। लेकिन अगर बात करें क्या कॉन्टिजेंट का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया? ओ माय गॉड, तुम तो बहुत लेट हो गई आज। क्यों ऐसा? आ गई वहां से? अच्छा, तो कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, देखो कॉन्टिजेंट के साथ शब्द क्या जुड़ा है, कॉन्ट्रैक्ट। और वेजरिंग के साथ क्या जुड़ा है? बहुत बढ़िया, वेजरिंग के साथ क्या जुड़ा है? अग्रीमेंट, वेजरिंग अग्रीमेंट, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट, वेजिंग अग्रीमेंट। यानी कि वेजरिंग, वेजरिंग जो होता है वो वैलिड नहीं होता है, ये हमेशा वैलिड होता है। वो जुआ है यार, जुआ।
वो क्या है, शर्त लगाते ना, शर्त, शर्त लगाते हैं, वेजरिंग शर्त लगाते हैं, तो शर्त वैलिड है क्या, नहीं है। शर्त लगाना वैलिड है, शर्त लगाना कोई वैलिड वैलिड नहीं है। यहाँ पे देखो कॉन्टिंजेंट और उस दोनों में बात सेम है, उसमें भी अनसर्टेन इवेंट होता है। अगर वेजरिंग की बात करूं मैं कि अगर आज बारिश हुई तो मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगा, अगर नहीं हुई तो तुम मुझे 100 रुपए दो, ये शर्त लग गई हमारे बीच में। हमारे बीच का मेन कॉन्ट्रैक्ट ही, हमारे मेन जो, देखो इसका कॉन्टिंजेंट में मेन एसेंस कोई और कॉन्ट्रैक्ट है, और कोलेट्रल कंडीशन होने ना होने पर ये जन्म लेता है। कोलेट्रल, जैसे मैंने इनसे कर्ज लिया, अगर नहीं चुकाया, अगर मैंने ही चुका दिया तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म, कॉन्टिंजेंट पैदा ही नहीं होगा। मैंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस लिया, अगर मैं मर जाता हूं तो कॉन्ट्रैक्ट लाइट में आएगा, मैं नहीं मरता हूं तो पैदा ही नहीं होगा। अरे वो 1 करोड़ देने पड़ेंगे क्या, नहीं। तो कोलेट्रल कंडीशन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग पर डिपेंड करता है, ये लिखा है यहां, कॉन्ट्रैक्ट विच डिपेंड्स ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ कोलेट्रल फ्यूचर इवेंट इज कॉल्ड अ कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है। कोई एक एग्जांपल की जगह 2 एग्जांपल चिपका डालना कि साहब, एक होता है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में मरीन इंश्योरेंस होता है, मरीन समझते हैं, व्हाट इज मरीन, जहाज में, नाव में, नाव का, तो उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारा माल होता है। जहाज में कितना माल होता है, बहुत माल होता है। तो अब वो जहाज टूट गया और माल डूब गया, तो उसका इंश्योरेंस कराना पड़ता है कि नुकसान हो तो नुकसान की भरपाई आप कर दो। अरे हाँ, यहाँ और गारंटी के गए तो आप 1 या 2 एग्जांपल यहाँ पे चिपका डाल सकते हैं, तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। When contract to be performed if the event of will valid, भाई क्या होता है, अब कॉन्ट्रैक्ट 2 तरह से होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम आपको पैसा देंगे, अगर ऐसा हुआ तो हम आपको पैसा देंगे। ध्यान से सुनना, अगर मान लो मेरे और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसमें शर्त, कोलेटरल शर्त क्या लगी कि अगर ये घटना घटित हुई, अगर ये इवेंट हुआ तो हम आपको पैसे देंगे, तो वो इवेंट का होना जरूरी है कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट आने के लिए, लाइट वैलिड होने के लिए, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगा। यस, अगर आपने, हमारे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ और उसमें कोलेटरल कंडीशन क्या थी, अगर ये नहीं हुआ तो हम आपको पैसे देंगे, तो अगर वो हो गया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं होता है, वो इवेंट नहीं हैपन होता है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट, आपको बात समझ में आ रही है। यस, तो यही चीजें आगे लिखी हैं, तो आप, मैं ऐसा मान के चल रहा हूं कि अपन इसके ऊपर बहुत ज्यादा वो ना करते हुए मैं आपको होमवर्क दे दूं, या चलो पहले वेजरिंग पे आ जाते हैं, वेजरिंग खत्म करके फिर वापस इस पे आते हैं, बट ये क्लियर है। ओके, आसान है यार, आसान है बहुत ज्यादा। अच्छा, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट अगर इम्पॉसिबल इवेंट पे होगा तो फिर वो वैलिड ही नहीं होगा यार, क्योंकि इम्पॉसिबल इवेंट को तो शुरू से हम ये मानते चले आ रहे हैं कि भाई कोई चीज जो पूरी हो ही नहीं सकती है तो वो इल्यूजरी हो जाती है। चांद तारे तोड़ लाऊं, चांद सिफारिश जो करता तुम्हारी, वो ऐसे करके गाना था आमिर खान का, उसके अगली लाइन क्या थी, चांद सिफारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको बता। तो ये कैसे बुद्धू बना रहे लड़की को, वो लड़की ऐसे मुंह जैसे खुशबू सूंघ रही है, ऐसे करती हुई, अरे भाई वो तेरे को उल्लू बना रहा है। एक वो अपना शाहरुख सर, वो इतनी लंबी साड़ी, वो कौन सा गेरुआ गेरुआ करके गाना नहीं है, वो पता नहीं कहाँ लड़की को खड़ा कर दिया, और इतनी लंबी चुन्नी, इतना लंबा, तो उसके द्रौपदी से बड़ा तो उसको दे दिया यहाँ। देखा है वो गाना, देखा है। हाँ, कुछ भी दिखाते हैं, मतलब फिल्में, आप बॉलीवुड गाने भी मतलब कमाल कर देते हैं, सिर्फ अपने भोजपुरी नहीं है, बॉलीवुड भी है। अभी वो एक लड़की है, उसको पान खाने की आदत है, तो अब वो गाने में क्या, उसको वो गाना नहीं है, मुझे तो तेरी लत लग गई, लत लग गई, तो ऐसे पान का थूक साफ कर रही है यहाँ से, आपने देखा वो, जमाना का है, लत ये गलत लग गई, बहुत ऐसे करता है। वेजरिंग, वेजरिंग भी लिख लो, ताकि क्या है, आपके पास कुछ लिखा हुआ कंटेंट होना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए आपकी नोटबुक खोलते ही कि हमने पढ़ा है ये। ऐसा मान के चलो, साथ साथ लिख लेंगे आप। अरे वो आशिक नहीं आता आजकल, आशिक क्या नाम है उसका, शिकारी, तनिष्का,
कौन है उसका मित्र, कौन है यहाँ तनिष्क का? कोई भी नहीं है? अच्छा, कौन है? लिखे अवेजरिंग सर जी प्लीज टेस्ट ग्रुप पर सेंड कर दीजिए प्लीज सर। अरे टेस्ट कोई हुआ है क्या अपना? हाँ भेजते हैं। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट टेस्ट हुआ ही नहीं है भाई। इज एन अग्रीमेंट, वेजरिंग अग्रीमेंट करना। अरे यार सॉरी, मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिख दिया। ये इसके चक्कर में हुआ सब, चिन्मय के चक्कर में। कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है ना ये, अगर कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वैलिड नहीं हो जाएगा क्या? वेजिंग अग्रीमेंट, ये सब इसके चक्कर में होता है, चिन्मय के चक्कर में। गलतियां सारी इसी की वजह से होती हैं। A wagering agreement is an agreement under which money और मनी वर्थ, मनी और मनी वर्थ, मनी वर्थ का मतलब क्या? कोई चीज जिसका वैल्यू हो, कोई चीज जिसका वैल्यू हो। शर्त लगाते हैं तो शर्त या तो पैसे रखो, या घड़ी रखो, या मोबाइल रखो, या चैन रखो, या मंगलसूत्र रखो, कुछ तो रखो। यस, या मास्क रखो, है ना? तो मनी वर्थ टू बी ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन, transferred by one person to another on the happening or non-happening of a future future uncertain event। अनसर्टेन इवेंट, या अन्य शब्दों में अपन ब्रैकेट्स में यहां लिख देते हैं बेटिंग एग्रीमेंट। बेटिंग एग्रीमेंट, बेटिंग एग्रीमेंट वॉइड होता है ये क्या होता है? वॉइड होता है। इसे क्या बोलते हैं? गेम ऑफ चांस भी बोलते हैं, गेम ऑफ चांस भी बोलते हैं। सट्टे, सट्टा तो कुछ सट्टे तो वैलिड भी होते हैं वैसे। जैसे अभी हुए ना वो 11 करोड़ जीतो, आप विज्ञापन देखते हो? एमपीएल कौन सा है वो? आईपीएल नहीं, वो क्या बोलते हैं, ड्रीम इलेवन। ड्रीम इलेवन का विज्ञापन देखा आपने अभी? कौन कौन है उसमें? एक तो करीना है और वीडी है, उसमें वरुण धवन है। आपने देखा है, ऐड देखा? रोज 11 करोड़ जीतो रोज, मतलब खुले आम ये क्या कर रहे हैं, सट्टा खिलवा रहे हैं खुले आम। कितने कितने लोग ड्रीम इलेवन पे टीम बनाते हैं? आपने बनाया कभी? हाथ खड़ा करो, कितने लोग बनाते हैं? मैं मेरे को मजा आता है टीम बनाने में। आप बनाते हो? मैं भी बनाता हूँ यार टीम। लेकिन ये अच्छी चीज नहीं है एक्चुअली। क्या है, इसकी लत लग जाती है, आदत लग जाती है। क्योंकि बंदा कमाने के लिए नहीं, कवर करने के लिए खेलता है। क्योंकि पहली बार तो वो हार जाता है, फिर सोचता है कि मुझे ये कवर करना है, फिर उसके लिए वो डबल पैसा लगाता है ताकि वो भी कवर हो जाए और 2 पैसे आप कमा लो। वो फिर हारता है, फिर वो 4 गुना तो इससे क्या होता है, खजाने खाली होते हैं घर के। इसीलिए तो सट्टे को बैन करके रखा हुआ था। लेकिन जब ये सटोरिये सरकार को चंदा दे देते हैं तो वैलिड हो जाता है सब। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ना कि अपने को विज्ञापन आते हैं कि अरे छोड़ो इसको, मरोगे, मुंह का कैंसर होगा, गले का कैंसर होगा, हृदय रोग होगा, लेकिन खुलेआम बिक रहे हैं, जगह जगह बिक रहे हैं।
और उनकी सेल पर पाबंदी भी नहीं है, जैसे सिगरेट का विज्ञापन नहीं आता, इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बना सकता है, ऐसे करके विज्ञापन आता है, पिक्चर देखने जाते कहीं तो मुकेश हराने की कहानी आती है, देखा आपने? एक वो भाभी बैठी होती है, सुनीता भाभी, मेरा बहुत अच्छा परिवार, तो वो दिखाते हैं उसके अंदर। तो कहीं ना कहीं आप सोचो कि जब इतना, और कैंसर को लेकर इतना ज्यादा पब्लिक टैक्स एक्सचेकर, यानी कि हमारा पैसा कैंसर के पेशेंट्स पे खर्च होता है, तो इतना सारा पैसा उस पर खर्च हो रहा है और कारण सिर्फ यही है, तो इसको क्यों ना बैन कर दिया जाए? लेकिन नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि पैसे आ रहे हैं वहां से पैसे आ रहे हैं, यहाँ पे मजे आते हैं। तो अब मजे आते हैं तो मजे, बंदा सोचता है कि यार 15-20 साल बाद तो वैसे ही मरना है, तो क्यों ना फिक्र को धुएं में उड़ा के मरे। लेकिन ठीक है, बट हाँ, लेकिन जहां तक सरकार अलाउ नहीं करती तब तक ये सब क्या है, गेम ऑफ चांस जो है वो वैलिड नहीं है। जैसे मैंने शर्त लगाई कि अगर आज बारिश हुई तो मैं आपको 100 रुपए दूंगा, बारिश, ये एग्जाम्पल मॉड्यूल का दिया हुआ है बारिश वाला, तो 100 रुपए दूंगा, नहीं तो आप मुझे 100 रुपए दोगे। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ परफॉर्मेंस का मतलब ही नहीं है, इनका दोनों का कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस से लेने देने का कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ उस इवेंट का है कि अगर हुई तो ठीक, नहीं हुई तो ठीक, और इवेंट से भी कोई लेना देना नहीं है इनका। इनका मतलब सिर्फ हार या जीत से, एक पार्टी हारेगी एक पार्टी जीतेगी, परफॉर्मेंस का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कॉन्टिजेंट, क्योंकि कंफ्यूजन ये होता है, कॉन्टिजेंट में भी तो यही होता है कि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो बनेगा। कंटिजेंट में ये होता है यार कि जैसे मान लो कि अगर मैंने पे नहीं किया तो इसका लाइबिलिटी पैदा होता है, लेकिन इसको फिर परफॉर्म तो करना पड़ेगा ना, परफॉर्मेंस तो है कोलेट्रल के केस में, लेकिन यहां पे कोई परफॉर्मेंस नहीं, सिर्फ हार जीत है, यानी कि प्योर शर्त है, ये प्योर शर्त। मैंने मान लो कि पैसे लगाए क्रिकेट मैच पे, और मैंने लगाए 100 रुपए, और उन्होंने बोला कि अगर नेक्स्ट ओवर में 7 रन बन जाते हैं तो आपको 100 रुपए के कितने मिलेंगे, 900 रुपए प्लस होकर 1000 रुपए मिलेंगे। यानी कि एक पे 10 का भाव है, इसको ऐसा बोलते हैं। तो 1 रुपया लगाए तो मुझे 10 रुपए मिलेगा, मैंने 100 रुपए खर्च किए तो मुझे 1000 रुपए मिलेंगे, अगर ऐसा हुआ तो, और नहीं हुआ तो नहीं मिलेंगे। लेकिन उसको तो कानून ने वैलिड कर रखा है कि आप देखो, आप एप्स हैं उसके, और बराबर टैक्स पहुंचता है, तो सरकार को लगता है कि यार जब इतना सारा टैक्स का अमाउंट अपने पास आ ही रहा है और ये लोग भी कृपा कर रहे हैं, तो कृपा दृष्टि बरसने दो। देखा जाए, अब ये प्रैक्टिकल सोचो कि 1 करोड़ रुपए, मतलब ये मान के चलो कि ऑन एन एवरेज ना 40 लाख 50 लाख, 1 करोड़ लोग, लगभग 1 करोड़ लोग क्या करते हैं, ड्रीम 11 पे टीम बनाते होंगे, लगभग 1 करोड़ लोग, ड्रीम 11 या कोई सी भी ये इसके ऊपर। तो कितना पैसा, अगर 50 रुपए की एक टीम बनती है, 49 या 50 रुपीज की एक टीम बनती है, अच्छा तो उसको 1 करोड़ रुपए देते हैं, कितना देते हैं, 1 करोड़, जो जीतेगा उसको कितना मिलेगा, 1 करोड़। तो आपने 50 रुपए लगाए, आपको मिल कितना रहा है, 1 करोड़ रुपए, और जैसे ही आपको विनिंग होगी 1 करोड़, तो 30% तो सरकार टैक्स ले जाएगी आपसे, तो सरकार को तो बैठे बैठे 30 लाख आ गए। यस, लेकिन आप यहां से सोचो कि आपने 50 रुपए लगाए और 1 करोड़ लोगों ने 50 रुपए लगाए, तो 1 करोड़ में गेम ऑफ चांस कितने लोगों के बीच में से आपको निकल के आना है। यस, तो किस्मत वाली बात है, अगर आप जीत गए तो आप ले जाओगे 1 करोड़ रुपए, लेकिन वो कंपनी जो खिला रही है उसके बाद तो 50 रुपए के हिसाब से 1 करोड़ लोगों का 50 करोड़ रुपए इकट्ठा हुआ, उसको अपनी जेब से कुछ दे रही है क्या? नहीं। यस, और उसके बाद नीचे के जो सेकंड आया उसको 25 लाख देंगे, जो थर्ड आया, थर्ड में 5 लोग आएंगे उनको 5-5 लाख देंगे। तो ऐसे सारी विनिंग का जो विनिंग्स को टोटल करो ना, तो सब कुछ टोटल करके 3 से 5 करोड़ निकलता है। अरे उनके पास तो 50 करोड़ आ गया, अब उनके पास हर दिन 50 करोड़ रुपए आ रहे हैं, और हर दिन 5 करोड़ 25 करोड़ रुपए रोज का कमा रहे हैं यार, वो तो सरकार की झोली में पैसा क्यों नहीं भरेंगे बताओ? पूरा हिसाब है ये, हर दिन मैच हो रहा है। यस, और लोग क्या करते हैं, 50 रुपए लगाने में जा क्या रहा है, अगर बन गए तो मजा आ जाएगा जिंदगी का। अब वैसे मुझे बात करनी नहीं चाहिए क्योंकि आपके अंदर से लालच जाग रहा होगा, लेकिन पता है इसमें भी हरामखोरी होती है, मत करना, मैं आपको बताता हूं, हो सकती है। मतलब वो ऐप किसे बनाया, मान लो मैंने बनाया, मैंने 1 करोड़ लोगों से 50-50 रुपए ले लिए, मेरे पास 50 करोड़ आ गए। मैंने क्या बोला, आप आज के हर दिन 11 करोड़पति बनाऊंगा, यानी कि 11 करोड़ बांटूंगा मैं।
मैं 11, तो फिर 1 करोड़ की जगह आप एक टीम बना रहे थे तो अब 2 टीम बनाओगे, भाई 100 रुपए खर्च कर देंगे, चांस है। तो क्या एक टीम बनाएंगे, आप 20 टीम बनाओगे यार, 1000 रुपए खर्च कर दोगे, 1 करोड़ है सामने खड़ा। यस। तो ऐसे करते 50 करोड़ की जगह मेरे पास अब 100 करोड़ रुपए इकट्ठे हो रहा है। ठीक है, अब मुझे 11 करोड़ बांटने, तो मैं क्या करूंगा, 4 करोड़ तो अपने वालों को ही बांट दूंगा, लेकिन उसके लिए वो तो ओपन होता है, सबके सामने स्कोर आता है। तो उसमें होता है एक गेम कि अपन कैसे अपने वाले की एंट्री, इसको वाइल्ड कार्ड मतलब, वो मैं इस पे समझा नहीं सकता, नहीं तो मतलब कुछ तो होता है ऐसा, मतलब मैंने सुना है, ऐसा मैंने सुना है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देखे तो बदमाशियां हो रही हैं, देश के लोगों के साथ हो रही हैं, सबको पता है, सबको समझ आ रही है, लेकिन इनोसेंट लोग हैं हम लोग, इनोसेंट कह लो या लालची कह लो। तो लालच तो किसी को भी आएगा यार, जब 100 के सामने 1 करोड़ होगा, क्योंकि कुछ करने की जरूरत ही नहीं है फिर जीवन में। तो बट ये अच्छी चीज नहीं है, जो जहां भी सट्टे शर्त और ये चीजें होती है ना, जीवन को बर्बाद या तबाह, शॉर्टकट होते हैं ना, ये तंग करते हैं लाइफ में, तो कभी इन चीजों में नहीं जाना है। इस बार मैंने भी सोच लिया है कि आईपीएल पे मैंने भी पैसे नहीं खर्च करने हैं। हाँ, मैं टीम नहीं बनाऊंगा इस बार एक से ज्यादा। एक्चुअली नशा है ये रगों में आ चुका है। तो एक क्रिकेट देखने का मेरे को बहुत शौक है, क्योंकि खेलने का भी रहा था कभी, तो अब देखते हैं तो अच्छा लगता है, देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि अपन प्रिडिक्शन करते हैं ना, अरे यार इस गेंद पे तो चौका पड़े, और पड़ जाता है, और इस पे अगर अपन को पैसे मिल रहे हैं तो फिर क्या, तो वो प्रिडिक्शन से होता है, बट अच्छी बात नहीं है ये, फिर भी बता रहा हूँ आपको, क्योंकि बहुत लोगों को परेशान होते देखा है, इसमें पैसे खर्च खराब होते देखे हैं। तो अच्छा, फिर ऐसा लगता है लिमिट में करेंगे, कोई लिमिट में नहीं करता, सब अनलिमिट घुस जाता है। तो बिल्कुल आईपीएल शुरू हो रहा है, गलती भी मत करना कि आप पैसे लगाएं, क्योंकि बहुत गेम खराब होती है। क्या वेजरिंग क्लियर है आपको? वेजरिंग क्या होता है? वेजरिंग कभी भी वैलिड, अच्छा वेजरिंग का कोलेटरल अग्रीमेंट अगर कोई होगा तो फिर वो वैलिड होगा। कोलेटरल मतलब वेजरिंग के लिए, अगर आप मान लो कि मैंने इनसे शर्त लगाई, कोमल से, मैंने कोमल से शर्त लगाई कि आज अर्पिता मैम क्लास नहीं आएंगी, इसने बोला आएगी। अर्पिता बाहर थी, लेकिन अब अर्पिता आ जाती है तो फिर मुझे पैसे देने होंगे, नहीं होती तो, अच्छा कितने की शर्त लगाई, 1 लाख रुपए की। कितने की शर्त लगाई? कोई भी अनसर्टेन इवेंट था, उसके हैपनिंग नॉन हैपनिंग को लेकर हम दोनों के बीच में शर्त लगी, कितना, 1 लाख रुपए की। कितने की? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए अपने पास तो है नहीं, ठीक है। तो अपन ने क्या किया था, चिन्मय से कर्ज लिया था 1 लाख रुपए, और इससे कर्ज लेके मैं सट्टा खेल गया, जुआ खेल गया। यस। तो जो जुआ खेला ये वॉइड है, लेकिन इसका कोलेटरल जो मैंने इससे कर्ज लिया, क्या ये भी वॉइड हो जाएगा? भाई कल कोई पैसे मांगने आया तो मैंने बोला मैं तो जुए में हार गया, तो इन्होंने बोला मुझे क्या मतलब, मुझे मेरे पैसे चाहिए। तो फिर मैंने बोला वो ऐसे कैसे, कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने जुए के लिए पैसे, तो जुए के लिए पैसे इस्तेमाल हुए, तो जुए के लिए लॉ कहता है वॉइड है। तो क्या ये पैसा जुए के लिए जो मैंने इससे लिया है ये वॉइड हुआ क्या? नहीं होगा। तो इतनी सी बात है जो आपको पहले से पता है, बट आपको पता होना चाहिए जब हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा पूछ लिया जाता है कि उससे कर्ज लिया, कर्ज लेकर वेचर कर दिया, तूने वेचर किया तेरी तू जान, कर्ज लिया उसको चुका चुपचाप करके। बात समझ में आती है? अगर हॉर्स रेस इज ऑल्सो वैलिड, प्लीज लास्ट ग्रुप टेस्ट। अरे भाई कौन हो तुम? अरे ग्रुप टेस्ट नहीं लिया है, टेस्ट लिया ही नहीं है आर्यन, तमन्ना चौधरी। कुछ एग्जाम्पल देकर, अभी किसी ने कहा हॉर्स रेस जो है ये एक्सेप्शन में आ रहा है, तो हाँ आ रहा है ना, अपन ने अभी ड्रीम 11 को लिया तो एक्सेप्शन में, ड्रीम 11 एक्सेप्शन में आ रहा है। हॉर्स रेसिंग घुड़दौड़ होती है, वो जॉकी पे पैसे लगाते हैं, खुले आम लगाते हैं। अरे खुले आम लगा रहे हैं मतलब वैलिड होगा तभी लगा पा रहे हैं, लेकिन सरकार ने जिसको कर रखा है वैलिड यार, तो कर रखा है, उस पर दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्रॉसवर्ड पजल होता है, प्राइस कंपटीशन होता है, क्रॉसवर्ड पजल, क्रॉसवर्ड पजल होता है या प्राइस कंपटीशन होता है, कोई कंपटीशन है जिसमें आपको इनाम मिलेगा, उसमें आपको अपना स्किल दिखाना, जहां स्किल दिखाना पड़ गया और तब इनाम मिल रहा है, तो फिर यार वो उसमें तो आपका परफॉर्मेंस आ रहा है, तो वो गेम ऑफ चांस तो नहीं है, वो गेम ऑफ स्किल है। तो जहां गेम ऑफ स्किल है, गेम ऑफ चांस होता है यार, सिक्का उछाला और नीचे आके हेड गिरेगा या टेल, क्या पता क्या गिरेगा। यस। तो एक्सेप्शन, इसके एक्सेप्शन क्या है लिख लो, 3-4 पॉइंट्स लिख लो आप चाहो तो।
एक्सेप्शन, एक्सेप्शंस। पहले लिख लो घुड़दौड़, हॉर्स रेसिंग। नंबर सेकंड लिख लो आपका प्राइस क्रॉसवर्ड पजल एंड प्राइस कंपटीशन। मैं प्राइस कंपटीशन लिख देता हूं, क्रॉसवर्ड पजल। सुडोकू, सुडोकू नहीं आते, वो आते हैं ना न्यूज़पेपर में, आप जीतो तो आपको 100 रुपए मिलेंगे, वैलिड होता है तभी मिलते हैं, नहीं तो कहां मिलेंगे भाई। क्रॉसवर्ड पजल या प्राइस कंपटीशन। नंबर 3 लिख लो कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ इंश्योरेंस। ये वैसे ही कॉन्टिजेंट में कवर हो गया, बट इसमें लिखा है तो लिख दो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, मॉड्यूल में लिखा है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ये भी लिख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, मत लिखना, सारे ही वो लिख दोगे तो फिर मजा मजा कैसे आएगा। नेक्स्ट लिख लो ट्रांजैक्शन फॉर सेल और परचेज ऑफ स्टॉक और शेयर्स। सेल ऑफ शेयर्स लिख लो भाई, शेयर्स खरीदते बेचते हैं तो ये भी क्या होता है, एक तरह की गैम्बलिंग ही होती है। जैसे ही भाव बढ़ गया तुरंत बेच दिया, जैसे ही भाव गिर गया तुरंत खरीद लिया, तो ये, लेकिन सरकार ने क्या बोल के रखा है कि वैलिड है यार, तो दिमाग लगाना बंद कर दो और लिखना चालू कर दो, खत्म। स्पेकुलेशन ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो वैलिड होता है। स्पेकुलेशन मतलब ये स्पेकुलेशन ऑफ शेयर्स को लेकर बात करिए, ठीक है। तो अपन वेजरिंग को समझें कैसे, तो वेजरिंग का समझने का बस यही है कि दो लोग के बीच में ये अग्रीमेंट होता है, किसी एक को जीतना है, किसी एक को हारना है। इनका कॉन्ट्रैक्ट के होने, मतलब कॉन्ट्रैक्ट को पूरा परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है, इनको सिर्फ अपनी जीत से और सामने वाले की हार से मतलब होता है। क्लियर है, कोई कोलेटरल इवेंट नहीं है। मेन मतलब ये दोनों मेन उसी पर डिपेंड रहते हैं। कॉन्टिनेंट पे क्या है, डिपेंडेंसी ऑन कोलेटरल इवेंट होता है, और इसमें मेन इवेंट पर ही डिपेंड होता है कि बारिश हुई तो नहीं हुई तो, बस इतना। क्लियर है। तो वेजरिंग और कॉन्टिजेंट के ऊपर अगर डिफरेंस पूछा जाता है तो ये सेक्शन 30 है, वो 31 है। दोनों की डेफिनेशन लिख के एक एक एग्जांपल लिख देना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। आप स्टडी मटेरियल या नोट्स में जाओगे, शायद से आपको इसका लैंग्वेज थोड़ा टिपिकल लगेगा, तो आपको सिर्फ आपको ये पहली वाली ये जो डेफिनेशन है इसको तो बड़े आराम से लिख सकते हैं कि वेजरिंग एग्रीमेंट क्या होता है। वेजरिंग एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट अंडर विच मनी और मनी वर्थ, पैसा, अंडर विच मनी और मनी वर्थ, पहली बात। दूसरी बात, टू बी ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर, एक बंदा दूसरे बंदे को दे देगा। मनी और मनी वर्थ, टू बी ट्रांसफर्ड टू वन पर्सन, टू बी ट्रांसफर्ड बाय वन पर्सन टू अनदर पर्सन ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर अनसर्टन इवेंट। वेजरिंग होता है एज पर सेक्शन 30, एज पर सेक्शन 3030। और वो क्या था, 31 था। जैसे कि बेटिंग एग्रीमेंट, तो वेजरिंग एग्रीमेंट जो होता है इन जनरल वॉइड होता है, बट सम एक्सेप्शनल केसेस आर देयर वेयर गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, आपको अलाउ कर रखा है, परमिशन दे रखा है। तो 1 2 3 4 2-3 एग्जांपल लिख देंगे। उसके बाद कॉन्टिजेंट पे आएंगे, कॉन्टिजेंट की बातें लिख देंगे, ये वाली कि कॉन्टिजेंट एक कॉन्ट्रैक्ट जो डिपेंड करता है ये वो, लेकिन कोलेटरल शब्द यहाँ पे लिखना जरूरी है। हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ कोलेटरल फ्यूचर इवेंट, वहां पे क्या था, फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, यहाँ पे कोलेटरल फ्यूचर इवेंट। तो बस ये जबान का फर्क है, कहानी लगभग सेम है। इज कॉल्ड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल इसके 1 2 लिख लो, और ये ऑलवेज वैलिड होता है, वो ऑलवेज वाइड होता है। तो 2-3 एग्जांपल्स, 2-3 डिफरेंस आप लिख देंगे, बहुत हो जाएगा। दिमाग मत लगाना, परेशान मत होना, जो हमने लिखा है बस उतना लिख दोगे, आपका काम हो जाएगा। अगर इतना समझ में आता है तो आज के लिए इतना ही। आपकी शाम खूबसूरत हो, बाकी चर्चा करेंगे हम कल। एक 15 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, और 15 मिनट बाद हम क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे, इकोनॉमिक्स के ऊपर वापस आते हैं, ठीक है। यस, चलो 15 मिनट मतलब 10 बज के अभी टाइम 20 मिनट पे, हाँ ठीक है। क्या करूं मैं, वो चूहा खा गया वे, ये रहा।